नमस्कार। कल मित्रों 21 जून यानी योग दिवस ही नहीं बल्कि उसे हम कह सकते हैं अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस। जब से हमारे माननीय प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने इसका हमारे देश का नेतृत्व संभाला, उसके बाद से बाबा रामदेव के सहयोग से या उनके सुझाव से उन्होंने पूरा अंतर्राष्ट्रीय रूप में योग दिवस को स्थापित किया। आज हम योग दिवस की पूरे देश में विश्व के कोने कोने तक हम योग को पहुंचा चुके हैं। आज उसी योग के विषय में हम चर्चा करने के लिए भारतवर्ष ही नहीं बल्कि विश्व के माने जाने एक बहुत बड़ी मनीषी से आपके बात योग के विशेषज्ञ से आपकी बात कराने जा रहे हैं। मित्रों, हमारे साथ ये हमारा सौभाग्य है, दिव्यांगम का सौभाग्य है कि हमारे बीच में हमारे साथ हैं डॉक्टर दीनानाथ राय जी। डॉक्टर दीनानाथ राय के विषय में बताऊं, वो मनोविज्ञान, योग और 2-3 अन्य विषयों में भी अपना स्नातक है, पीएचडी किया है और किंग जॉर्ज मेडिकल कॉलेज में मानसिक रोग विशेषज्ञ के रूप में कार्यरत थे। अब सेवानिवृत्त होने के बाद पूरे विश्व के कई बड़े बड़े शहरों में योग की शिक्षा देते हैं। तो आज ये दिव्यांगम चैनल का विशेष एक उपलब्धि है कि हम न केवल डॉक्टर दीनानाथ राय जी से मिल रहे हैं बल्कि उनके 2 शिष्य भी हमारे साथ पधारे हुए हैं और उनसे हम योग पे कल योग दिवस के परिप्रेक्ष्य में चर्चा करेंगे। लेकिन मित्रों, एक बात मैं बताना चाहता हूँ कि एक दोहा कहा गया, गुरु गोविंद दो खड़े काके लागो पाएं, बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो बताए। तो डॉक्टर दीनानाथ राय ऐसी हस्ती से हमारा संपर्क हो जाए असंभव। हम मिल ही नहीं सकते थे, हम छोटे से व्यक्ति। ये मित्र थे हमारे हुसैन रजा नकवी साहब के। हुसैन रजा नकवी आप ही के विकलांग साथी ट्रस्ट के महामंत्री। मैं आपको हुसैन रजा नकवी से मिलाता हूँ। हुसैन रजा नकवी साहब, ये हमारे साथ हुसैन रजा नकवी साहब आए हैं और इनके साथ हमारे बीच में हैं डॉक्टर दीनानाथ राय। डॉक्टर दीनानाथ राय जी से हम पूछते हैं, नमस्कार सर। हरिओम सर। नमस्कार मिश्रा जी, श्रद्धेय मिश्रा जी, मैं आभारी हूँ, कृतज्ञ हूँ कि आपने मुझे याद किया। आप जैसे शख्सियत जब मिलते हैं तो योग होता है। आज हम लोग योग करेंगे। योग का मतलब होता है सम्मिलित होना, जुड़ना, सकारात्मक विचार होना। और ये प्रवृत्तियाँ यदि हर व्यक्ति के अंदर लागू हों तो वो व्यक्ति विशेष सफल होता है, उन्नत करता है, शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से, आध्यात्मिक रूप से और नैतिक रूप से। मैं विकलांग साथी ट्रस्ट की ओर से दिव्यांगम चैनल का आभारी हूँ कि उन्होंने मुझे याद किया, मुझे बुलाया, मुझे बोलने का अवसर दिया और हमारे 2 शिष्य भी हैं, इनको योग करने का अवसर मिलेगा। ये मैं बहुत कृतज्ञ हूँ, आभारी हूँ मिश्रा जी कि आपने इतना शुभ कार्य करने जा रहे हैं। योग एक सामान्य जीवन पद्धति नहीं, एक सामूहिक जीवन पद्धति बन गया है। हर व्यक्ति विशेष की केवल इंडिविजुअल ये कंसेप्ट नहीं है या केवल एक व्यक्ति विशेष तक ही सीमित नहीं है। पूरे समाज के लिए समाज का उत्थान होता है, व्यक्ति का उत्थान होता है, नैतिकता बढ़ती है, समाज में एक समानता का भाव उत्पन्न होता है। ये है योग। डॉक्टर साहब, एक मैं बात पूछना चाहूँगा कि आप तो विश्व के हर कोने में गए हैं लगभग। जी। और विश्व में आपने योग का प्रशिक्षण का भी कार्यक्रम बहुत अच्छी तरीके से चलाया है। आपको कई मानक उपाधियाँ मिली हैं और काफ़ी आपकी परिचर्चा है, काफ़ी चर्चा है, आप बहुत ख्याति प्राप्त हैं। तो मैं ये बताना चाहूँगा कि क्या न केवल समाज के जो आजकल के कोरोना काल में बहुत से लोग अवसादग्रस्त हो गए हैं, बहुत से पीड़ित हो गए हैं, लगता है बहुत सी मौतें हुई हैं, उसमें योग की क्या भूमिका हो? बहुत सुंदर सवाल आपने किया आदरणीय मिश्रा साहब। दरअसल योग स्टाइल ऑफ लिविंग है, जीने का ढंग है। और आज का युग तनाव भरा युग है। सुबह से लेकर सायंकाल तक तनाव ही तनाव व्याप्त है चारों ओर। और इस तनाव के कारण व्यक्ति अपने को समायोजित नहीं कर पाता है, एडजस्टमेंट नहीं हो पाता है। किस तरह वह समाज में व्यवस्थित हो, स्थिर हो, उस तनाव से निवारण कैसे हो, तनाव से कैसे निकले, ये वह तनाव के कारण, स्ट्रेस के कारण, भागादौड़ी के कारण वो हो नहीं पाता है। इसमें योग बहुत कारगर साबित होता है, योग बहुत ही ज़्यादा लाभप्रद साबित होता है।
दरअसल तनाव के कारण मस्तिष्क की स्नायु तंतु डिस्टर्ब होती है। जब योग करता है व्यक्ति तो मस्तिष्क के स्नायु तंतु संतुलित होती है, मस्तिष्क में अल्फा तरंगें स्रावित होने लगती है और अल्फा तरंगें विश्रांत की अवस्था में लाता है, विश्रांत की अवस्था में हो जाता है, शांत की अवस्था में हो जाता है। समस्या होते हुए भी उस समस्याओं को निवारण करने के लिए चेष्टा करता, हताशा निराशा में नहीं जाता है। दरअसल होता क्या है कि आज हर व्यक्ति निराशा है, हताशा है, परेशान है। कोविड-19 की वजह से और भी ज़्यादा ये बीमारी कम हो गई है। हर व्यक्ति सोचता है कि हमारे प्रियजन जा रहे हैं, प्रियजन समाप्त होते जा रहे हैं। ऐसा तो नहीं कि हम कहीं समाप्त हो जाएं, हमारा परिवार कैसे चलेगा, हम कैसे सर्वाइव करेंगे। ये भावना उत्पन्न होने की वजह से उसके अंदर जीएडी की प्रॉब्लम उत्पन्न हो रही है। जैसा आपने अब साथ कहा वैसे एक जीएडी चिंता मनस्ताप की बीमारी होती है, जो घबराहट उलझन कहते हैं। मरीज घबराने लगता है, उलझन में आ जाता है, रात को नींद नहीं आती है और पैनिक अटैक आ जाता है। उसे लगता है कि अब तो ज़िंदगी गई, अब तो ये हमारे प्रियजन सामने वाले चले गए, कल हमारा नंबर आने वाला है। ये कोविड-19 की वजह से बहुत ज़्यादा होता चला जा रहा है। इसके निवारण के लिए सबसे उत्तम, सबसे अच्छा प्राणायाम है, जो योग का एक अंग है। क्या बात है। अच्छा, क्या प्राणायाम के विषय में हमें कुछ बताएंगे? प्राणायाम कैसे किया जाना चाहिए? बहुत सुंदर बताएंगे हम आपको प्राणायाम के बारे में। देखिए, प्राणायाम का मतलब होता है प्राण धन आयाम, प्राण को आयाम देना। आयाम का मतलब विस्तार कर देना। देखिए, जो जल्दी जल्दी सांस लेगा वो अल्पायु होगा, वो तनाव में रहेगा। कुत्ता जल्दी जल्दी सांस लेगा, उसकी ज़िंदगी कितनी होती है? बहुत कम होता है। कछुआ और सर्प लंबा दीर्घायु कर लेते हैं, अपने सांस को लंबा कर लेते हैं तो दीर्घायु होता है। योगी अपनी सांस को बढ़ा लेते हैं, दीर्घायु होता है। इसलिए जो व्यक्ति अपने सांस को बढ़ा लेगा, आयाम कर देगा, विस्तार दे देगा, वो दीर्घायु होगा, और जो जल्दी जल्दी होगा तो अल्पायु होगा। इसी सिद्धांत पे बना हुआ है ये प्राणायाम। इसमें 3 बातें होती हैं: रेचक, पूरक, कुंभक। पूरक माने सांस को खींचना। देखिए हम देख लीजिए पूरक, हमने सांस को खींच लिया, ये पूरक हो गया। कुंभक, सांस को रोक लिया, ये पूरक हो गया, और निकाल दिया, ये रेचक हो गया। 3 बातें यदि होंगी तो प्राणायाम होगा। तो प्राणायाम के द्वारा हम अपने आप को संतुलित कर सकते हैं, मस्तिष्क के स्नायुओं को व्यवस्थित कर सकते हैं। तरंगे जो हमारी मस्तिष्क में है, अल्फा, बीटा, गामा, थीटा, हर अवस्था में अलग अलग तरंगे होती हैं। योग की अवस्था में अल्फा तरंगे स्रावित होती है और मन विश्रांत की अवस्था में हो जाता है। और योग की अवस्था में दोनों पार्ट्स, मस्तिष्क के 2 पार्ट्स होते हैं, गोलार्ध होते हैं, मिश्रा जी याद कीजिएगा। एक दायां और एक मस्तिष्क बायां। दायां मस्तिष्क का अलग काम है, बायां मस्तिष्क का अलग काम है। दोनों जब असंतुलित होते हैं तो हम तनाव में होते हैं, उलझन में होते हैं, घबराहट में होते हैं, परेशानी में होते हैं। यदि दोनों व्यवस्थित रहे तो हम रिलैक्स रहें, कुछ भी होता जाए लेकिन हमारे ऊपर प्रभाव नहीं पड़ा, हम पक्के घरे के समान हो जाते हैं। तो क्या ये प्राणायाम से दोनों व्यवस्थित रहते हैं? व्यवस्थित रहते हैं। कैसे रहते हैं हम बताना चाहते हैं। ये पकड़ लीजिए राजा साहब ये ट्रस्ट के बहुत बड़े स्तंभ हैं, आधार स्तंभ हैं, और इनके बिना ट्रस्ट कार्य नहीं कर सकता है, जैसा मैं जानता हूँ, इतने वर्षों से देखा। तो प्राणायाम में 3 बातें होती, रेचक, पूरक, कुंभक। ठीक है, सांस को हमने खींचा, 2 उंगली यहाँ लगा दिया, और इसको भी हटा देते हैं, इसको भी आप रखें। सांस को 2 उंगली यहाँ रख दिया, आज्ञा चक्र है। आप कहेंगे साहब 2 उंगली यहाँ आपने क्यों रखा है? यहाँ 2 उंगली पीनियल ग्लैंड से, इसके पीछे पीनियल ग्लैंड से वो एक्टिवेट होने लगता है। पीनियल ग्लैंड क्या है? बॉडी कुशलता बताती है, मन को शांत करता है, मन को कुशलता लाती है। सेरोटोनिन हार्मोन सेक्रेशन, सबसे बड़ी बात सेरोटोनिन का काम क्या है? अच्छी नींद लाना, श्रांत अवस्था, उलझन में लाना। तो हमने 2 उंगली यहाँ रख दिया और बाएं से हमने खींचा, बंद कर लिया, दाएं से निकाल दिया, फिर इधर खींचा, इधर निकाला, इधर से खींचा, इधर निकाला, इधर खींचा, इधर निकाला। ये तो समान है, नाड़ी शोधन हुआ। अब कुंभक के साथ करेंगे तो प्राणायाम हो जाए। कुंभक के साथ कैसे करेंगे? खींचा, रोका, निकाला, तीनों हो गई। अब इससे हम पूर्ण हो गया पूरा मस्तिष्क। जब दाएं से हमने खींचा तो मस्तिष्क का बायां भाग काम किया, बाएं से खींचा तो मस्तिष्क का दायां भाग काम कर लिया, और दोनों बराबर हो गया। एक बात और बताया, साइंटिफिक बातें सब नहीं बता पाते हैं, क्योंकि हम मेडिकल कॉलेज में थे और हमारा बैकग्राउंड कुछ इस तरह का है। हाइपोथैलेमस एक्टिवेट हो जाता है। जब दोनों पूर्ण हो जाते हैं, दोनों गोलार्ध संतुलित हो जाते हैं तो हाइपोथैलेमस एक्टिवेट हो जाता है।
और हाइपोथैलेमस अंतःस्रावित ग्रंथियों को कंट्रोल करता है। जितनी ग्रंथियां हैं तनाव की अवस्था में पेंक्रियाज भी काम करना बंद कर देता है, इंसुलिन बनाता ही नहीं, या बनाता है तो रोक देता है कि नहीं। डायबिटिक हो गया, थायराइड ग्लैंड्स में थायरॉक्सिन बनना बंद हो जाता है, वो प्रॉब्लम हो जाता है। इस तरह हर ग्लैंड का रोल होता है जो कि तनाव की वजह से डिस्टर्ब हो जाता है। इसमें सब व्यवस्थित रहेगी, तो बहुत ही सोने में सुहागा है ये अपना नाम। तो एक और कपालभाति करना चाहिए मिश्रा जी, तब हम आगे और जी जी, स्वागत। हमने ये नाड़ी शोधन प्राणायाम की जिक्र किया। कपालभाति में क्या था, दोनों नाक छिद्रों से सांस को हल्के से फेंकिए। इससे आप कहेंगे क्या होगा, दोनों नाक बराबर हो जाएंगे, संतुलित हो जाएंगे। ईड़ा और पिंगला, जिसको पिंगला कहते हैं दायां, ईड़ा कहते हैं बायां। दायां स्वर है क्या, पिंगला, और बायां स्वर है ईड़ा। पिंगला जब चलता है तो आपके अंदर तनाव रहता है, गुस्सा रहता है, क्रोध रहता है, आप गुस्से में रहते हैं, चिड़चिड़े रहते हैं। और जब ये चलता है तो आप शीतल रहते हैं, शांत होते हैं, रिलैक्स होते हैं। लेकिन ज़्यादा होने लगे तो डिप्रेशन आ जाता है। ये ज़्यादा होने लगे तो साइकोटिक हो जाते हैं, मेंटल पेशेंट की तरह हो जाते हैं, एक दूसरे को मारने लगते हैं। दोनों बराबर रहता है तो आप संतुलित रहते हैं। तो कपालभाति कितनी बड़ी बात है, कितनी बड़ी चीज़ है कपालभाति। तो मैं ये जैसे कपालभाति और ये जो प्राणायाम दोनों चीज़ें आपने बताई, इसका उपयोग तो बहुत ज़्यादा है। और इसका तो मैं इस बात को मैं अपने व्यापक रूप से अपने हितों को भी ध्यान में रखता हूँ कि इसको दिव्यांग लोग भी काफ़ी अच्छी तरीके से कर सकते हैं। हाँ, बहुत सी ऐसी एक्सरसाइजेज होती हैं जिनको हम योगा नहीं कहेंगे बल्कि एक्सरसाइज व्यायाम कहेंगे। वो हमारे दिव्यांग करने में थोड़ा सा उनको दिक्कत आएगी, जो जिनके लिए शारीरिक स्थिति नहीं, वो नहीं कर सकते। लेकिन जैसे आपने प्राणायाम तो कर सकते हैं, प्राणायाम बताया, आपने कपालभाति बताया, इस तरीके के कुछ ऐसे और बताइए जिससे कि हमारे शरीर के जैसे यूँ हम प्राय ऐसा करते हैं, हम आधा घंटा को देखिए उनको केवल 10 क्रियाएं करना चाहिए। 10 नहीं करता 5 तो कर सकते हैं। हम 10 क्रिया आज करके दिखाएंगे। जो विकलांग यदि कर सकता है तो करना चाहिए। और ये स्वामी धीरेन्द्र ब्रह्मचारी की टेक्निक है। वही स्वामी धीरेन्द्र ब्रह्मचारी जो इंदिरा गांधी के गुरु थे, राजू के गुरु थे, उनके पिता जवाहरलाल नेहरू के गुरु थे, 5 प्रधानमंत्री के गुरु थे, हमारे मोरारजी देसाई के गुरु थे 5, और एक और गुलजारी लाल नंदा। हाँ, ये 5 को हम गांधी जी के साथ आप दोनों लोग आश्रम में रहे और मेरे भी गुरु थे। अच्छा, हमने शुरुआत यहीं से किया था, तभी तो हम इतने कॉन्फिडेंस के साथ बता पाते हैं, बोलते हैं, क्योंकि हमने गुरुओं से सीखा है। टेलीविज़न से योग कभी नहीं सीखना चाहिए और ना किताबों से सीखना चाहिए, गुरु को चुनना चाहिए। और आज आपकी वजह से हमें सौभाग्य मिला है, हम गौरवान्वित हो रहे हैं कि विकलांगों की हम कुछ सेवा कर पा रहे हैं। अरे मैं तो निवेदन ये करूँगा कि मैं आपका महीने में जैसा आपकी सुविधा अनुसार हो, सप्ताह में या महीने में या 2 महीने में एक कार्यक्रम हम पूरे साल निरंतर चलाएं। अरे बहुत खुशी होगी, हम तो सेवा भाव से सब काम करते हैं। ये हमारा प्रोफेशन नहीं है, हितकर होगा। ठीक है सर, वो हम बताने जा रहे हैं विकलांग को। पहले है बुद्धि शक्ति विकास, उन्होंने बुद्धि शक्ति कहा, उसको भूल जाए, बुद्धि शक्ति याद न रहे तो केवल सामने देख के जल्दी जल्दी सांस लेना है, ऊपर देख के जल्दी जल्दी लेना है, नीचे देख के 3 तरह से लेना है। कैसे करना है देखिए, बता दे रहे हैं। तुम लोग चलो बाद में बताए, तुम्हारा नंबर बाद में आएगा। देखिए पहले बीस बार, फिर ऊपर देख के 20 बार, फिर नीचे देख के, इससे क्या होगा, ये प्राणायाम भी है और एक्सरसाइज भी हो गई और मस्तिष्क के पूरे दोनों गोलार्ध संतुलित हो गए। हुआ कि नहीं, भस्त्रिका प्राणायाम भी हो गया और बुद्धि शक्ति, स्मरण शक्ति, मेधा शक्ति नाम दिया है। ये 3 बातें होती हैं, तो ये सबको करना चाहिए। विकलांग साथियों को तो जरूर करना चाहिए। विकलांग साथी बैठे बैठे कर सकते हैं। फिर उसकी भी दूसरी क्रिया, सांस को खींचा, ये कोहनी मोड़नी नहीं है, सीधे रखनी है और पूरा कंधा ऊपर उठाना। ये फ्लेक्सिबिलिटी आएगी, लचीलापन आएगा और बीमारी होगी ही नहीं कंधे से है कि नहीं। और 1 पंथ 2 काज होगा। सांस रुकी हुई है तो कुंभक लग रहा है, तो प्राणवायु हमारा
ग्रहण कर रहे हैं। जितने ज़्यादा हम स्टोर करेंगे प्राण को उतने हम दिखाई देंगे। मैंने बाहर में बताया फिक्स डिपॉजिट है, और जो जल्दी जल्दी लेगा ये स्टोरी तो कर रहे हैं। ये खड़े अगर खड़े न हो सके तो बैठ के करेंगे। इससे क्या होगा, हार्ट मजबूत होगा, लंग्स मजबूत होगा, और वह प्राण को ग्रहण करने की क्षमता आएगी। और हम जो कहते नहीं थे कि ऑक्सीजन सिलेंडर लेने की क्या ज़रूरत है, तुम्हारे पास प्राण है, तो यही प्राण है। यदि आप सीखे हो तो वो बहुत काम आएगा, हर व्यक्ति को काम आएगा। सांस को रोक लिया, करते जाते चले जाते, तो इससे कोविड-19 में बहुत होगा। फिर उसके बाद साधारण है, कुछ नहीं है, सिंपल सा ये कर लिया, फिर दूसरा सांस खींच के ये कर लिया, ये दोनों मिलाने की कोशिश करें। सांस खींचा तो इसको मिलाने की चेष्टा करें। सांस रुकी हुई है हमारी, अब हम मिलाने की चेष्टा, तो हार्ट लंग्स मजबूत होता है। और एक क्रिया और करेंगे जो कर सकते हैं, जो विकलांग भाई कर सकते हैं। पेट झुक जाएंगे और पेट को अंदर आ, पेट की आंतों की मालिश हो, और जो शौच रुकने की प्रवृत्ति होती है, कब्ज जिन्हें होता है, उनके लिए रामबाण मन साफ हो जाता है और वहाँ जाकर बैठ जाते हैं। तो ये कर सकते हैं। छोटी छोटी क्रियाएं हैं योग में, इसको अपनाया जा सकता है। कुछ आसन भी करना चाहिए, और आपका इजाज़त हो तो हम इस बच्चे से हम आसन करवाएंगे। शशांक आसन बहुत जल्द जो विकलांग भाई कर सकते हैं, जो सक्षम है। हर तरह की विकलांगता होती है, कोई ज़रूरी नहीं कि तो जो कर सकते हो हाथ ऊपर ले जाओ, सांस खींचो, बात इसी पड़े होगा। इससे हुआ क्या, मस्तिष्क के दोनों भाग संतुलित हो गए, सुषुम्ना स्वर चलने लगा, बीच वाला स्वर चलने लगा, और मन शांत हो गया, सजदे में चलेगा, नमाज की तरह सजदे में चलेगा। वही फायदा होता है जो शशांक आसन और नमाज में सजदे में जाते हैं। कूल रहता है, रिलैक्स रहता है, दिन भर तरोताज़ा रहता है, गुस्सा नहीं आएगा, तनाव नहीं होगा, उलझने नहीं होंगी, ये नहीं सोचेगा कि ये हो रहा वो हो रहा, हम कैसे सर्वाइव करेंगे। जो होगा अल्लाह मियाँ देते हैं, भगवान देते हैं, खुदा देते हैं। तो ये बातें हो जाती हैं। एक तो ये, दूसरा खाना खाने के बाद बैठने वाला वज्रासन, ये अब दिखा दो, उल्टा करके दिखा। अरे वज्रासन बैठना है, खाली पीछे नहीं जाना, खाली बैठना, बस ये। अब ये देखिए योगी हैं और ये भी रखे हुए, ये सब चीज़ें उलट के दिखा दो, उस तरफ घूम जाओ, उलट जाओ, मैं पीछे देखना चाहती हूँ पैर कैसे। आदरणीय मिश्रा साहब, एक चीज़ हमने देखा है कि प्राणायाम विकलांग भाइयों के लिए बहुत विकलांग भाइयों को प्राणायाम निश्चित करना चाहिए। एक तो नारी शोधन प्राणायाम करना चाहिए, जिससे बेटा कपालभाति करना चाहिए, और एक भस्त्रिका भी करना चाहिए, डीप एंड लॉन्ग ब्रीथिंग, जो खड़े खड़े हमने जो बताया उसी का एक पार्ट, वो बैठ के करें। सांस खींचे, पेट तक ले जाए, बाहर निकाल दें, फिर सांस खींचे, पेट तक ले जाए, निकाल जाए। ये भस्त्रिका प्राणायाम, इससे करीब भस्त्रिका दिखवाएंगे चाहिए। हाँ चलिए बैठ जाओ, तुम वज्रासन में बैठो। भस्त्रिका में करना क्या है, जांघ पे हाथ रख दो, हल्के से सांस खींचो, पेट तक ले जाओ, निकाल दो, फिर खींचो, ये भस्त्रिका प्राणायाम। ये नाभि है इनका, ये नाभि स्पंदित होना चाहिए, नाभि तक ले जाओ, नाभि को हल्का सा ऊपर होना चाहिए, और फिर बाहर निकल जाए। नाभि स्पंदित होगा तो नाभि तो ऊर्जा केंद्र है, जो हम जिंदगी हमारा सर्वाइव होता है, चलता है, आगे बढ़ता है, नाभि से तो सांस की शुरुआत होती है। ये जागृत रहना चाहिए, तो इसको करने से वो जागृत रहता है, ऊर्जित होता है, अग्नि तत्व प्रज्वलित होता है, और लिबिडो हमारे जीने की चाहत बढ़ती है, उत्साह बढ़ता है, उमंग बढ़ता है, आगे बढ़ने की एक हौसला बढ़ता है। ये यदि कमज़ोर पड़ गया तो पेट की बीमारी तो होगी, ज़िंदगी के मानसिक बीमारी भी शुरू हो जाता है, इसलिए इसको बहुत ठीक रखना चाहिए। अच्छा, एक मैं और बात पूछना चाहता हूँ, प्रायः मुझे दिव्यांगों से खाली मतलब नहीं, सबसे है।
कि बहुत से मोटापे को कम करने वाली तो बातें आपने बहुत बताई, योग बहुत बताता है, लेकिन बहुत से हमारे साथी ऐसे हैं जो बहुत दुबले हैं और वो मोटे नहीं हो रहे हैं, उनके पास बहुत शिकायत बहुत आती है। सुंदर सवाल आपने किया। देखिए, योग हमें संतुलित बनाता है। जैसे मेरा ड्राइवर ही है, हाँ, संतुलित बना दीजिए। योग ये करेंगे तो संतुलित होंगे, सॉलिड होंगे, ना मोटे होंगे ना पतले होंगे। जहाँ है वहाँ बीच में रुक जाएंगे। मोटे हैं तो नीचे आ जाएंगे और पतले हैं तो वो आ जाएंगे। और क्या क्या करना है, 2-3 क्रियाएँ ये करनी है। शशांक आसन कर लें, हो सकता है तनाव की वजह से, उलझन की वजह से, हो सकता है गलत खान पान की वजह से कोई योग को अंदर बाहर करने वाला कर लिया, का कर लिया। तो इस तरह योग अपने आप में हॉलिस्टिक अप्रोच है। ये शब्द आया मेरे दिमाग में आ गया एक। ये अभी WHO ने इसको हॉलिस्टिक अप्रोच कहा। तो इन्होंने कहा कि समग्र स्टाइल अप्रोच। इसमें शारीरिक बीमारी भी ठीक होती, मानसिक भी ठीक होता, सामाजिक भी होता और नैतिक और ये आध्यात्मिक विकास कैसे होता है। शरीर तो स्वस्थ होता है योग करेंगे तो अंतरस्रावित ग्रंथियाँ सही होंगी, बीमारी से मुक्त होंगे, ये तो होगा। मानसिक बहुत ज़्यादा लाभ होता है, मन शांत रहता है। एक और चलते हैं मैं प्रश्न पूछ रहा हूँ जी, कि हमारे बहनों की बहुत ऐसी स्थितियाँ आती है, विशेषकर हमारी दिव्यांग बहनें जब गर्भवती होती हैं, तो उनके गर्भकाल में उनके लिए बड़ी जटिलताएं पैदा होती हैं बच्चे के जन्म से। तो क्या उनको गर्भावस्था के पूर्व कोई ऐसी उनको बताई जा सकती है, लेकिन 9 महीने केवल 7 महीने, 6 महीने, 5 और 7 के बीच मतलब गर्भ आने के 6 महीने से ज़्यादा नहीं करना है। क्या करना है, पहला ये सांस खींच लीजिए और ये उठा लिए और दायां और बायां, दायां और बायां, दायां, आगे नहीं झुकना, बस ये करना है। तो ये करना है, ठीक है। दूसरा ये करना है कि प्राणायाम पर बहुत ज़्यादा इसमें हेल्दी चाइल्ड बहुत ज़्यादा। और प्राणायाम मतलब चुपचाप बैठ गए और ब्रीदिंग एक्सरसाइज कर ले। ये वाला भस्त्रिका नहीं करना है, लंबी सांस खींचना छोड़ना ये नहीं करना है। नाड़ी शोधन करना है और कपालभाति करना है, बहुत ज़्यादा मेडिटेशन बहुत जरूरी है। कहने का मतलब ये है कि जितने ज़्यादा मन शांत होगा उतने ही ज़्यादा गर्भावस्था का लाभ होगा। अच्छा, जैसे शुगर की हाँ, एक लेडीज़ की बात आपने कहा तो एक आसन बता देना चाहते हैं, दिमाग में आ रहा है उसे जाएगा। मार्जरी आसन, ये कोरिया की बीमारी बहुत लेडीज है, हाँ बहुत से। मार्जरी आसन करो और ऊपर कर लो, हाँ ये समान लेडीज़ को करना चाहिए। गर्भावस्था की बात नहीं कर रहे हैं, कोरिया जी ने। मार्जरी आसन ये हो गया। उत्तान पादासन, लेट जाओ, सिर और पैर दोनों उठाओ, ऐसी जगह खींचो कि अच्छा सांस रुकी। पवन मुक्तासन जो कर सकते हैं, सामान्य लोग तो कर ही सकते हैं। पवन मुक्तासन ऐसे लेट जाओ, पहले लेट जाओ, पैर खोलो और धीरे धीरे पेट साफ होगा, पेट की बीमारी दूर होगी, कब्ज की बीमारी दूर होगी, खाना पचेगा। ये समान बातें बता रहे हैं। विकलांग भाई के अतिरिक्त भी और भी लोग जिनको समाज में उनके लिए काम आता है। कमर दर्द, पीठ दर्द, गर्दन के दर्द, भुजंगासन करो, लेट जाओ, पेट के बल याद कर लो नाम से, भुजंगासन। ये कोहनी सीधी नहीं होगी, मुड़ी रहेगी, ठीक है। ऊपर और देखो, ये कमर पे जोर पड़ रहा है, जिनको सर्वाइकल है, बैक एक है, इनको बहुत फायदा करेगा। भुजंग आसन हो गया। अब धनुरासन करके दिखाओ, ये धनुरासन हो गया, ये बहुत अच्छा है। ये ब्यूटी आसन कहते हैं, इससे सुंदरता बढ़ती है, ग्लोइंग होता है, चेहरा ग्लो करता है। एक आसन जो मधुमेह के लिए बहुत उपयोगी है, हाँ, कोई डायबिटीज वाले को नहीं, चलो अर्ध मच्छिंद्रासन। ऐसे दिखना के साफ साफ आए। बेटे ये जरा हटा लो, जरा तुम चप्पल हटा, ये कई पोज से खड़ी डायबिटीज वालों, पीछे देखो, इधर तक पीछे, ये
ये मधुमेह को कंट्रोल करता है, क्या बात। इंसुलिन बनाने लगता है। जितना देर इधर से होगा उतने देर दूसरी तरफ से। पीछे देखो ये ये डायबिटिक के लिए अमृत है, ये हम इसको अमृत कहते हैं, गुरुजी भी कहते हैं अमृत है ये। अब जिसको दमा है और हार्ट लंग्स की प्रॉब्लम, हार्ट के अलावा लंग्स वगैरह भी, गोमुखासन बहुत जरूरी है, गोमुखासन। पीछे की दिखा आगे से देख लीजिए, जो पैर उठा है वही कोहनी उठी गई। आप इधर आ जाइए। गुड। अब दूसरी तरफ से बहुत अच्छा किया, गोमुखासन। दोनों तरफ से करना है, दोनों लंग्स जो होते हैं ना, तो दोनों एक्टिवेट हो जाएंगे, सक्रिय हो जाएंगे, ब्लड सर्कुलेशन बढ़ेगा और दमा की बीमारी कभी होगी नहीं, लंग्स की बीमारी होगी नहीं, ऑक्सीजन कभी कम होगा नहीं। बहुत कुछ हो सकता है। अब उस आसन करके दिखाओ। ऐसे करोगे, पहले बैठो वज्रासन में, नाम तो नहीं याद। हाँ, सीधे हो जाओ, सीधे हो जाओ। नहीं सीधे कुछ आसन। इनको बैके का डॉक्टर ने कहा अब ऑपरेशन ही होगा, तब ये हम करवाते हैं उससे। क्या बात। कुछ आसन। अब दूसरा बताओ, सुप्त वज्रासन। बहुत से मरीज आते हैं हमारे पास, उन्होंने कहा डॉक्टर साहब ने कहा कि ऑपरेशन हम कराते हैं और लास्ट में ही सुप्त वज्रासन। जांघ में हाथ, इसको 2-3 जगह से गुड। अब मत्स्य आसन एक ऐसा आसन आने जा रहे हैं अभी बच्चे के द्वारा, जो पानी में आदमी डूबता नहीं, पानी में लगा दे तो तैरता रहता है। क्या बात है। आपने देखा होगा बहुत पानी में तैरे हो उस तरीके से। बहुत से लोगों को आपने देखा होगा कि जो पैसा कमाना चाहते हैं, वो लोग सोचते हैं कि जादू कर रहे हैं, कोई बहुत बड़ा काम कर रहे हैं, वो यही मत्स्य आसन लगा कर पानी में तैरते रहते हैं, पैसा लोग डालते रहते हैं, इकट्ठा होता रहता है। लेकिन ये न तुम करना बच्चे, चलो बैठ जाओ मत्स्य आसन। पीछे जाना, इससे आदमी डूबता नहीं। इतने यदि इतने ही काफ़ी पर्याप्त है, इतना किया जाए तो आगे स्वस्थ कर रही रोग है। मैं इसके अब बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर साहब, लेकिन मैं एक और अनुरोध करूँगा कि जब भी हमें अवसर मिले या जब भी आप हमें, हम तो चाहते हैं कि निश्चित तारीख हो, लेकिन निश्चित तारीख इसलिए आपसे नहीं ले सकते, नहीं लिखने के नहीं आप आदेश करें, हम करते क्योंकि आप बहुत व्यस्त हैं, तो क्योंकि उस तारीखों में कहीं आपका प्रोग्राम कई प्रोग्राम रहते हैं, ये बात तो सत्य है। तो मैं एक ये जरूर चाहूँगा कि महीने में एक आपका योग कार्यक्रम, जैसे अभी तक तो हमने पूरा समग्र चूँकि योग दिवस के ऊपर लिया है तो इसमें समग्र आ गया, तो अब आगे से हम 15 मिनट का रखेंगे कार्यक्रम, और उसमें किसी एक विषय और एक रोग और एक उसके निदान के विषय। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत ही सटीक। अच्छा, बस अब अंतिम प्रश्न है कि
क्या योग का किसी धर्म विशेष से संबंध है? कदापि नहीं, कदापि नहीं, कदापि नहीं, किसी धर्म से कोई संबंध इसका नहीं। योग हाँ से ये जरूर है कि इसकी स्रोत जो है वो धार्मिक आदि पुस्तकों में वांग्मय, भारतीय वांग्मय था। योग सूत्र हुआ, वेद हुए, सब में योग का जिक्र हुआ था। लेकिन कालांतर में जब इसका शोध कार्य किया गया तो ऐसा देखेगा कि तो हर धर्म विशेष के लिए लाभदायक है। ऐसा नहीं कि हिंदू ही लाभ प्राप्त कर सकता है, बीमारी से मुक्त हो सकता, मुस्लिम नहीं कर सकते, वो भी कर सकते हैं और दोनों कर सकते हैं। जो भी करना चाहे वो कर सकता है। तो ये विज्ञान है, विज्ञान में कोई धर्म नहीं होता है, कोई ये रोग मुक्ति का एक पूरी तरीके से तरीका है, विधि है, शाश्वत रोग आएगा ही नहीं उसके साथ। आएगा ही नहीं। अब तो- इसको एक चीज़ और सबको जानना चाहिए, इसके जन्मदाता हिरण्यगर्भ को माना गया। अच्छा, और इसको शुद्धबद्ध किया है, जिसको साइंस ऑफ योगा जिसको कहा गया है, वह है पतंजलि। पतंजलि ने योग सूत्र में एक सिस्टमेटिक कर दिया, व्यवस्थित कर दिया, इसलिए पतंजलि को फादर कहते हैं, पिता है। और बाद में कालांतर में गोरखनाथ जी आए, उन्होंने नया काम कर दिया। गोरखनाथ एक ऐसे संत आए जो समरसता के प्रतीक थे। वो हिंदू मुस्लिम कोई मानते ही नहीं थे। उनके यहाँ आप जाइए नाथ संप्रदाय के मंदिरों मठों में, तो वो नहीं देखते कि हिंदू है मुस्लिम है, सभी जाते हैं और सभी योग करते हैं और सभी लाभान्वित होते हैं। तो उन्होंने योग की नया धारा प्रवाहित किया। हमने तो सुना है कि आप तो इस समय वर्तमान जो मुख्यमंत्री हैं उनके भी आप सहपाठी रहे हैं या उनसे सीनियर रहे? नहीं, सहपाठी तो शब्द नहीं कहा जा सकता है। वह दरअसल अवैधनाथ जी के योग शिष्यों में से उनकी, और मेरा भी आना जाना है। बहुत अच्छा लगा और बहुत बहुत आपका आशीर्वाद और सभी के कल्याण की आप शुभकामना सबको कर दीजिए। पूरी योग दिवस के अवसर पे सभी जितने भी हमारे समाज के लोग हैं, चाहे महिला हो, पुरुष हो, बच्चे हों, सबके लिए शुभकामनाएं और स्वस्थ रहें, सुंदर बने, निरोग रहें, सामाजिक हों और शारीरिक, मानसिक, सामाजिक रूप से सुदृढ़ बने। यही शुभकामनाएं। हरिओम तत्सत। धन्यवाद, बहुत बहुत। अब इसको आप